स्वामी विवेकानंद के अनुज भूपेंद्र नाथ दत्त एक देशभक्त, विद्वान और क्रांतिकारी। लेखक विनायक लोहानी। गतांक से आगे। भारत में प्रत्यावर्तन। 16 वर्ष विदेश में रहने के बाद भूपेंद्र 1924 में भारत लौटे। लौटने के बाद ही डॉक्टर दत्त किसानों और श्रमिकों का संगठन बनाने लगे। 1925 में बनी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ताशकंद में बनी एमएन राय की समिति नहीं, के मुजफ्फर अहमद और अब्दुल हलीम जैसे नेता बंगाल में कार्य कर रहे थे। डॉक्टर दत्त कम्युनिस्ट पार्टी के स्वयं सदस्य नहीं बने। उन्होंने कम्युनिस्टों तथा भारतीय कांग्रेस के बीच सेतु जैसा काम किया। उन्होंने भारतीय कांग्रेस में किसानों एवं श्रमिकों की रक्षा करने वाले संगठनों को सबल करने की दिशा में प्रयास किया। वे राष्ट्रीय आंदोलन को एक समाजवादी दिशा देना चाहते थे। वे 1929 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य चुने गए। वे अविभाजित बंगाल के विभिन्न प्रांतों में जाया करते थे और वहां युवाओं, किसानों और श्रमिकों की बैठकों और सभाओं को संबोधित करते थे। जब वे प्रवास पर नहीं होते थे, तब वे अपने घर में मुक्त रूप से आगंतुकों से मिलते थे। यह घर 3 गौर मोहन मुखर्जी लेन में था, जिसे उनके भाई महेंद्रनाथ ने काफी लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद पाया था। यह स्थान अब रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद जन्म स्थान एवं पैतृक आवास के नाम से विख्यात है और एक संग्रहालय है। बगल के कमरे में उनके बड़े भाई महेंद्रनाथ भी अपने आगंतुकों को अपनी भ्रमण यात्राओं की कहानियां सुनाया करते थे। उनके प्रशंसक ये सब नोट कर लेते थे। बाद में ये कई ग्रंथों के रूप में प्रकाशित हुए। सामाजिक और राजनीतिक सहयोगियों के अलावा डॉक्टर दत्त से मार्गदर्शन लेने के लिए कई लोग आते थे। इनमें से अधिकांश युवा एवं छात्र होते थे। वे कई पाठचक्र भी चलाते थे, जहां जाकर वे मार्क्सवादी दर्शन पर आधारित सामाजिक तत्व समझाया करते थे। वे भारतीय संस्कृति और इतिहास की चर्चा करते थे तथा जिन लोगों के लिए वे काम कर रहे हैं, उनके जीवन की बारीकियों को जानने के लिए हमेशा अपने श्रोताओं का ध्यान केंद्रित करते थे। वे भारतीय परिप्रेक्ष्य में मार्क्सवादी विश्लेषण की शैली का उपयोग करने के लिए कहते थे। वे अपने छात्रों को गैर मार्क्सवादी विद्वानों के शोध कार्यों को पूंजीवादी विद्वता समझकर नकारने की मनाही करते थे। वे गरीबों और शोषितों के लिए काम करने वालों को किसी भी सीमा तक सहायता एवं मार्गदर्शन देने के लिए तत्पर रहते थे। किंतु जो लोग केवल शुष्क विद्वता एवं अपने कैरियर को सुदृढ़ करने के लिए उनसे पढ़ना चाहते थे, उन लोगों के लिए वे बहुत अधिक समय देने के इच्छुक नहीं थे। प्रत्येक व्यक्ति उनके मैत्री एवं सहानुभूति संपन्न स्वभाव से प्रभावित रहता था। जो उनके सामाजिक और राजनीतिक विचारों से सहमत नहीं थे, वे भी उनका बहुत सम्मान करते थे। कई नवयुवक जिन्हें डॉक्टर दत्त से शोषित और गरीबों के लिए कार्य करने की प्रेरणा मिली थी, जैसे सत्यनारायण मजुमदार, सोमनाथ लाहिड़ी, बंकिम मुखोपाध्याय और सरोज मुखोपाध्याय, जो बाद में ऊंचे कद के कम्युनिस्ट नेता बने। उस समय के कम्युनिस्ट नेता जैसे रणेण सेन और अब्दुल हलीम ने डॉक्टर दत्त के तत्कालीन युवाओं पर अखंडनीय प्रभाव पर टिप्पणी की थी। 1920 के दशक के अंतिम वर्षों में डॉक्टर दत्त के जवाहरलाल नेहरू के साथ कार्य करने के लिए कई अवसर आए। नेहरू अपनी यूरोप की यात्रा के बाद वैज्ञानिक समाजवाद में विशेष रुचि ले रहे थे और किसानों तथा श्रमिकों के मसलों में अपने आप को तीव्र रूप से नियोजित कर रहे थे। 1987 में कलकत्ता में समाजवादी युवा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसके डॉक्टर दत्त विशेष आयोजक थे एवं नेहरू अध्यक्ष हुए। डॉक्टर दत्त ने सामाजिक आंदोलन को पुरातन क्रांतिकारी आंदोलन के, जिसके वे स्वयं एक महत्वपूर्ण चरित्र थे, कल्पनाशील झोंकों से परिष्कृत करने में अहम भूमिका निभाई। मैजिनी से मार्क्स तक की काफी दूरी तय की जा चुकी थी। समाजवाद को मुख्य धारा की राजनीति में केंद्रित करना। 1927-28 में कई स्थानों पर श्रमिक असंतोष के मामले आए, जैसे बॉम्बे कपड़ा मिल, रेलवे, जमशेदपुर और बंगाल में जूट कारखाने।
इसके कारण ब्रिटिश शासन ने दमनकारी नीति अपनाई और संगठित श्रमिक आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। बहुत सारे उभरते हुए कम्युनिस्ट तथा श्रमिक नेताओं की गिरफ्तारियां हुई। ये सारा प्रकरण और 4 वर्ष चले कानूनी मामले को मीरठ ट्रायल के नाम से जाना गया। जो लोग गिरफ्तार हुए उनमें कम्युनिस्ट और श्रमिक आंदोलन के कई शुरुआती दिग्गज जैसे मुजफ्फर अहमद, पीसी जोशी, एसए डांगे, एसवी घाटे और अंग्रेज फिलिप स्प्रेट, जो भारतीय नागरिकता लेकर भारत में ही बस गए, और एचएल हचिसन, जो बाद में विख्यात ब्रिटिश लेबर नेता बने। इन गिरफ्तारियों के बाद डॉक्टर दत्त ने जवाहरलाल नेहरू को, जो उस समय कांग्रेस वर्किंग कमेटी के महासचिव थे, एक व्यक्तिगत अपील भेजी। इसमें उन्होंने गिरफ्तार हुए लोगों को कांग्रेस की ओर से कानूनी सहायता देने की बात रखी। नेहरू ने प्रत्युत्तर में इस मामले में अभियुक्तों के साथ सहानुभूति अभिव्यक्त की और किस तरह से कानूनी सहायता दी जा सके, ऐसे कई सुझाव दिए। बाद में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक डिफेंस कमेटी बनी। डॉक्टर दत्त ने अभियुक्तों की मेरठ डिफेंस फंड की ओर से सहायता की, जिसे विशेष रूप से स्थापित किया गया था। डॉक्टर दत्त ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को अपना समर्थन दिया और नमक कानून अवज्ञा और दूसरे जन आंदोलनों में हिस्सा लिया। उनको इस दौरान गिरफ्तार भी किया गया। इतिहासकार पंचानन शाह ने स्पेशल ब्रांच ऑफिस कलकत्ता के एक नोट का संदर्भ देते हुए डॉक्टर दत्त और उनके सहयोगियों के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान की गई कुछ गतिविधियों के बारे में जानकारी पाई। इस नोट में जो कुछ चीजें लिखी थीं, वे थीं: औद्योगिक और यातायात कर्मियों के द्वारा एक सार्वजनिक हड़ताल, जनरल स्ट्राइक करना, बंदरगाह और यातायात कर्मियों के द्वारा नमक और बाद में बाकी सारे अंग्रेजी माल की माल ढुलाई से मना करना, किसानों को यूनियनों में संगठित करना और उनके द्वारा यूनियन बोर्ड कर व्यवस्था के विरुद्ध सत्याग्रह चलाना। बहुत कम लोगों को ज्ञात है कि डॉक्टर दत्त की 1931 की कराची कांग्रेस, जो मालिक अधिकार के प्रस्ताव के लिए विख्यात हुई, उसमें डॉक्टर दत्त ने योगदान दिया था। डॉक्टर दत्त और उनके सहयोगियों ने एक मसौदा तैयार करके जवाहरलाल नेहरू को दिया था। यह एक महत्वपूर्ण मसौदा था जिस पर गांधी जी ने भी अपनी टिप्पणी एवं राय दी और बाद में उस सभा में इसे पारित किया गया। पारित प्रस्ताव में कई महत्वपूर्ण बिंदु थे जो डॉक्टर दत्त के बनाए हुए मसौदे में शामिल थे। 1. श्रमिकों के अधिकार की रक्षा हेतु एक ऐसी सुव्यवस्था की जाए जिसके तहत उनकी समस्याओं का समुचित समाधान मध्यस्थता के द्वारा किया जाए। 2. औद्योगिक श्रमिकों की आजीविका हेतु एक निश्चित वेतन की व्यवस्था, कार्य हेतु उनकी सीमित समयावधि, वृद्धावस्था, बीमारी तथा बेरोजगारी में आर्थिक अभाव से जूझने में सहायता प्रदान करना। 3. कृषिदास प्रथा से श्रमिकों की मुक्ति तथा कृषिदास प्रथा को प्रोत्साहन देने वाली शर्तों से भी श्रमिकों की मुक्ति। 4. महिला श्रमिकों की रक्षा करना, जिसमें विशेषतः उनके गर्भावस्था एवं उसके पश्चात की अवधि में पर्याप्त दिनों के लिए अवकाश का प्रावधान। 5. पाठशाला जाने की आयु वाले बच्चों को बाल श्रमिक की तरह नियुक्त करने पर निषेध। डॉक्टर दत्त के तैयार किए गए मसौदे में हड़ताल के अधिकार को भी शामिल किया गया था, किंतु डॉक्टर दत्त अपने संस्मरणों में लिखते हैं कि गांधी जी के कहने पर हड़ताल के अधिकार को शामिल नहीं किया गया और उसकी जगह आर्बिट्रेशन की बात लाई गई। इसी तरह प्रधान उद्योगों पर शासन का स्वामित्व, इस बात को संशोधित करके शासन का नियंत्रण, यह बात पारित प्रस्ताव में रखी गई। नेहरू ने अपनी आत्मकथा में कराची प्रस्ताव का उल्लेख किया है, परंतु डॉक्टर दत्त अपने संस्मरणों में इस बात पर निराशा व्यक्त करते हैं कि नेहरू ने इस प्रस्ताव के पीछे योगदान देने वालों का कोई उल्लेख नहीं किया। सुभाष चंद्र बोस ने भी कराची कांग्रेस में श्रम को लेकर प्रस्ताव के संबंध में कहा कि उसे शामिल किया गया था, कांग्रेस में वामपंथियों को शांत रखने के लिए किया गया था। श्रमिक मंच और ट्रेड यूनियन आंदोलन में डॉक्टर दत्त 1937 से 1940 तक लगातार 4 वर्ष बंगाल प्रादेशिक कृषक सभा के वार्षिक अधिवेशनों की अध्यक्षता करते रहे।
गरीब जनसंधारण के लिए काम कर रहे युवा कार्यकर्ता जब कानूनी दाव पेच में फंस जाते थे, तब डॉक्टर दत्त उनकी भरसक सहायता करते थे। वे स्वयं कई ऐसे मामलों में उनकी जमानत कराते थे। 1927 में बने कलकत्ता ट्राम कर्मचारी संगठन के डॉक्टर दत्त संस्थापकों में से थे। उस समय कलकत्ता ट्रामवे अंग्रेजी कंपनी थी। उनके कुशल नेतृत्व में कलकत्ता ट्रामवे यूनियन को अत्यंत प्रगतिशील संगठन की तरह देखा जा सकता था, जिसने केवल अपने अंग्रेज मालिकों के विरुद्ध ही नहीं बल्कि अंग्रेजी तंत्र व्यवस्था के विरुद्ध कई अभियानों में हिस्सा लिया। वे ठेला गाड़ी संगठन कार्टर्स यूनियन के भी अध्यक्ष रहे और वे ठेला गाड़ी चालकों और पथ विक्रेताओं के हितों की रक्षा में हमेशा तत्पर रहे। 1927 में खड़गपुर में घटी बंगाल नागपुर रेलवे हड़ताल, जिसका नेतृत्व वीवी गिरी ने किया, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, में डॉक्टर दत्त ने भरपूर सहयोग किया और वे श्रमिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए कई दिन खड़गपुर में रहे। उन्होंने जमशेदपुर के औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिक संगठनों के विकास और पुष्टिकरण के लिए भरसक प्रयत्न किया। डॉक्टर दत्त अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 के दशक के अंतिम वर्षों में लगातार 2 साल उपाध्यक्ष रहे, जिसमें पहले वर्ष जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष रहे और दूसरे वर्ष सुभाष चंद्र बोस थे। वे रेड एड सोसाइटी, जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग हुआ एक घटक था, के कोषाध्यक्ष रहे। उन्होंने श्रमिक संगठन में कानूनी कठिनाइयों में फंसे अभियुक्तों की मदद के लिए रेड एड सोसाइटी की भी बहुत सहायता की। 1930 के दशक में मई दिवस की सभाएं और जुलूस बंगाल और कुछ सीमा तक बाकी भारत के वार्षिक कैलेंडर में महत्वपूर्ण दिन बन गए। डॉक्टर दत्त इन कार्यक्रमों में वक्ता रहते थे और कई जनसभाओं की अध्यक्षता भी करते थे। स्वतंत्रता की ओर 22 जून 1941 में सोवियत संघ के ऊपर हुए हमले के बाद जो फ्रेंड्स ऑफ सोवियत यूनियन नामक संगठन बनाया गया, उसके डॉक्टर दत्त प्रथम अध्यक्ष रहे। उन्होंने सोवियत संघ के मध्य एशियाई प्रांतों में द्रुत सकारात्मक परिवर्तन देखा, जैसे शिक्षा में विशेष सुधार, जिससे उन्हें बहुत आशा मिली। इस कालखंड के अपने भाषणों में डॉक्टर दत्त ने सोवियत संघ की सकारात्मक सामाजिक उपलब्धियों को प्रसारित करने का प्रयास किया, जिससे हमारा देश भी सोवियत दृष्टांत से कुछ ग्रहण कर सके। डॉक्टर दत्त को जन साहित्य के विकास में विशेष रुचि थी। वे इसके बारे में 1936 में बने प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के गठन के पहले से ही लिख रहे थे। वे प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन और एंटी फासिस्ट राइटर्स और आर्टिस्ट्स एसोसिएशन में नियमित रूप से भाग लेते थे। वे चाहते थे कि साहित्यकार आधुनिक युग के लिए एक नए साहित्य की रचना करें, जो उदात्त हो और साथ ही साथ जनसाधारण के जीवन का प्रतिबिंब हो। उन्होंने इस पर बल दिया कि जिन साहित्य आंदोलन का एक उद्देश्य यह भी होना चाहिए कि विश्व साहित्य की श्रेष्ठ कृतियों को विभिन्न भारतीय भाषाओं में उच्च स्तरीय अनुवाद करके मुद्रित किया जाए। उनके एक शिष्य रेवती बर्मन, जो बाद में एक विशिष्ट मार्क्सवादी विद्वान हुए और बर्मन पब्लिशिंग हाउस की स्थापना की। यह पब्लिशिंग हाउस बाद में मार्क्सवादी प्रकाशन जैसे नेशनल बुक एजेंसी और पीपल्स पब्लिशिंग हाउस के लिए एक अग्रदूत के समान था। 1943 के बंगाल दुर्भिक्ष में डॉक्टर दत्त ने त्राण कार्यकर्ताओं की वाहिनी बनाई और आर्थिक सहायता एकत्रित करके भूखे लोगों के लिए सामुदायिक रसोइयां, दैनंदिन आवश्यकता की सामग्रियों की व्यवस्था की। डॉक्टर दत्त ने कम्युनिस्ट पार्टी की भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करने की नीति का सख्त विरोध किया। कम्युनिस्ट पार्टी ने हिटलर के सोवियत संघ के हमले के बाद भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन सीपीजीबी एवं कॉमिंटर्न के निर्देश पर पार्टी ने अपनी दृष्टि और रुख को बदला। जो पहले महायुद्ध के दोनों पक्षों से समान दूरत्व की नीति थी, वह सोवियत संघ पर हुए हमले के बाद महायुद्ध जनयुद्ध पीपल्स वॉर के रूप में हो गई। देश के स्वतंत्र होने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के कई घटकों से जो स्वतंत्रता को नकली मानते थे और ये आजादी झूठी है का नारा देते थे, उनके मतों के कठोर विरोधी थे। वे नेहरू के नेतृत्व में
सरकार को राष्ट्र सरकार मानते थे और चाहते थे कि स्वाधीन भारत में सभी मिलकर गरीबों तथा शोषितों की परिस्थिति सुधारने हेतु कार्य करें। इस संदर्भ में उनका मत कम्युनिस्ट पार्टी पीसी जोशी लाइन के अधिक निकट था, बजाय रेंडीव लाइन जो प्रधान पार्टी लाइन के रूप में उभर कर आई। जैसा कि मध्यस्थतावादियों के साथ अक्सर होता है, कांग्रेसी डॉक्टर दत्त को एक दृढ़ वामपंथी और परंपरागत कम्युनिस्ट एक नरम मध्यपंथी के रूप में देखते थे। पांडित्य एवं लेखन कार्य। डॉक्टर दत्त ने कई सारे ग्रंथ, लेख एवं शोध पत्रों की रचना की थी। डॉक्टर दत्त के द्वारा लिखे हुए 2 बांग्ला ग्रंथ भारतेर द्वितीय स्वाधीनता संग्राम एवं अप्रकाशित राजनीतिक इतिहास से हमें स्वदेशी आंदोलन एवं बर्लिन कमेटी कालखंड के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों की बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। ये ग्रंथ बाद के इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण संसाधन सदृश हो गए। डॉक्टर आर.सी. मजुमदार ने अपने 3 खंडों में लिखी गई हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में इन दोनों ग्रंथों को तात्कालीन क्रांतिकारी आंदोलन की जानकारी के लिए सबसे स्पष्ट एवं उपयोगी स्रोत माना। तुलना में उस समय के अन्य ब्यौरे काफी धुंधले और परस्पर विरोधी होते थे। इतिहासकार सुमित सरकार अपने ग्रंथ स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल में भी डॉक्टर दत्त के ग्रंथों को तात्कालिक जानकारी हेतु एक महत्वपूर्ण स्रोत मानते हैं। उन्होंने भारतीय समाज, इतिहास, कला एवं संस्कृति पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण से बहुत से विश्लेषणात्मक ग्रंथ लिखे। उनके महत्वपूर्ण ग्रंथों में स्टडीज इन इंडियन सोशल पॉलिटी, डायलेक्टिक्स ऑफ हिंदू रिचुअलिज्म, डायलेक्टिक्स ऑफ लैंड इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया, इंडियन आर्ट इन रिलेशन टू कल्चर शामिल हैं। उन्होंने अपने अमेरिकी प्रवास के संस्मरण आमार अमेरिकार अभिज्ञता भी लिखा। डॉक्टर दत्त ने फ्रेडरिक एंजल्स का बांग्ला में अनुवाद भी किया था। डॉक्टर दत्त ने जर्मन अकादमिक पत्रिकाओं में जैसे जर्मन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एवं एंथ्रोपोस में भी शोध लेख प्रकाशित किए। भारत में प्रकाशित सबसे पहले मानव विज्ञान की पत्रिकाओं में से एक मैन इन इंडिया में वे नियमित रूप से लिखा करते थे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ जो निश्चित रूप से लंबे समय तक प्रासंगिक रहेगा वह था विवेकानंद पर उनका अध्ययन। स्वामी विवेकानंद पैट्रियट प्रॉफिट, एक ऐसा विषय जिस पर वे विशेष रूप से लिखने के योग्य अधिकारी थे। यह कहना गलत नहीं होगा कि परवर्ती काल के अकादमिक क्षेत्र में डॉक्टर दत्त के कार्य का मूल्यांकन उस तरह से नहीं किया गया जैसा कि किया जाना चाहिए था। भारतीय समाज और संस्कृति को मार्क्सवादी ढांचे के विश्लेषण करने वाले वे सबसे पहले बुद्धिजीवी रहे। ये सब डी कौशंबी जैसे मार्क्सवादी विद्वान के इस क्षेत्र में आने के काफी पहले की बात है। इसी तरह उनका जाति पर कार्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं था। उन्होंने जो जातीय शक्ति के धारा प्रवाह विचारों को प्रस्तुत किया था वह भी एम.एन. श्रीनिवास के उस पर कार्य करने के बहुत पहले था। स्वामी विवेकानंद के प्रति उनके विचार। डॉक्टर दत्त सर्वप्रथम 1928 में विवेकानंद पर एक पुस्तिका लाए थे जो उनकी उक्तियों का एक संकलन था। यह पुस्तिका युवा आंदोलन के उनके साथियों के अनुरोध पर प्रकाशित की गई थी। उसका शीर्षक था विवेकानंद अ सोशलिस्ट। उन्होंने बाद में कहा कि पुस्तक का शीर्षक कई पुराने लोगों के सामने परिहास का कारण बना, जो स्वामी जी को एक परंपरागत धर्रे के हिंदू पुनरुत्थानवादी के रूप में ही देखते थे। पर जन आंदोलन के युवा कार्यकर्ताओं में इस पुस्तिका ने हलचल मचा दी। उन्हें स्वामी जी के अंदर अपने अपने कार्य के लिए समर्थन का एक स्रोत मिला, ठीक जैसे राष्ट्रीय क्रांतिकारियों ने बीते दशकों में उनसे प्रेरणा ली। किंतु डॉक्टर दत्त का अपने अग्रज के ऊपर सुविख्यात एक व्यापक ग्रंथ 1953 में स्वामी जी के महाप्रयाण के 5 दशकों बाद आया। इसका शीर्षक था विवेकानंद प्रॉफिट पैट्रियट। वह विवेकानंद के निर्माण में ऐतिहासिक एवं सामाजिक शक्तियों एवं उनके चिंतन की सबलता को लेकर एक गहरा अध्ययन था। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म
को आधार बनाकर भारतीय समाज का आधुनिक युग में अनुप्रवेश का विश्लेषण करते हुए डॉक्टर दत्त ग्रंथ आरंभ करते हैं। वे राममोहन राय का योगदान, ब्राह्म आंदोलन एवं 19वीं शताब्दी के बाद के समाज सुधार जैसे ऐतिहासिक पर्व का विश्लेषण करते हैं। वे विवेकानंद को ऐतिहासिक आवश्यकता तथा भारतीय इतिहास की गति में अहम शक्ति के रूप में मानते हैं। वे विवेकानंद के परिवार एवं सामाजिक परिवेश का ब्यौरा देते हैं। उनके भाई होने के नाते बृहद पारिवारिक परिवेश और उसका इतिहास जानने में वे सुयोग्य थे। वे विवेकानंद के निर्माण में बेहतर समाज के तात्विक कारण की मीमांसा करते हैं। अंत में वे विवेकानंद के बहुमुखी योगदान की चर्चा करते हैं, जैसे उनके द्वारा देश को नया आदर्श देना, उनका समाज तात्विक और धार्मिक विचार तथा सबसे आवश्यक रूप में उनका तीव्र समतावादी दृष्टिकोण। डॉक्टर दत्त ने इससे दर्शाया कि क्यों उन्हें लगता है कि देश को विवेकानंद के विचारों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत आज एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक गणतंत्र है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और अपनी तरह से विश्व राजनीति में अपना स्थान बना रहा है, पर देश के भीतर राष्ट्रीय आदर्श को लेकर विभ्रांति है। जो नया भारत बन रहा है उसका चित्रण करने में कोई भी सक्षम नहीं है। फिर लोकतंत्र के नाम पर पूंजीवादी लोकतंत्र प्रतिष्ठित हो रहा है, जो व्यवहारिक क्षेत्र में पूंजीपतियों के राज की तरह उभर रहा है। यहां भविष्य के नए भारत के स्वामी जी का दर्शन प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कार्यकर्ताओं को राष्ट्र निर्माण में प्रेरणा देगा। यह आशा की जाती है कि विदेश से चाहे जो भी मत एवं सिद्धांत आए, स्वामी जी की ये सलाह नए भारत के प्रति धुंधली दृष्टि को साफ करने में सहायक होगी। डॉक्टर दत्त को दृढ़ विश्वास था कि विवेकानंद के अंदर भारत को एक ऐसा आदर्श मिलेगा जो एक ही साथ उदार, युक्ति संगत, समतावादी और क्रियाशील होगा। अब समय आ गया है कि राष्ट्रीय आदर्श को स्थिर करने का चिंतन एवं एकबद्ध प्रयास किया जाए, जिससे भारत आज के विश्व इतिहास में अपनी जगह बना सके। यह आंदोलन स्वामी जी ने बहुत पहले दिया था। हमारे युवाओं को देश की आवश्यकता अनुसार आदर्श की खोज में इधर उधर दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। विदेशी विचारधाराएं जो भारत की भूमि पर कभी भी जड़ नहीं पकड़ सकती हैं, के पीछे जाना मृग तृष्णा के पीछे भागने जैसा होगा। सच्चा आदर्श हाथों के बहुत समीप है एवं भारत की मिट्टी का ही है। हमारे युवाओं को विदेशी आदर्शों की मंत्र मुग्धता से अपने मनों को वापस खींचना होगा। स्वतंत्र भारत को दासत्व की मानसिकता के भाव को झटक देना होगा। डॉक्टर दत्त के अनुसार विवेकानंद में भारत की लंबे समय से अंतर्मुखी और दबी ऊर्जा ने एक बहिर्प्रकाश पाया। वे कहते थे कि विश्व से भारत का सकारात्मक एवं आत्मविश्वासपूर्ण संबंध हो। विवेकानंद ने पाश्चात्य से लौटकर 1897 में मद्रास में दिए गए भाषण में कहा था, सारा पाश्चात्य जगत मानो एक ज्वालामुखी पर स्थित है जो कल ही फूटकर उसे चूर चूर कर सकता है। उन्होंने सारा जगत छान डाला पर उन्हें तनिक भी शांति नहीं मिली। उन्होंने इंद्रिय सुख का प्याला पीकर खाली कर डाला पर फिर भी उससे उन्हें तृप्ति नहीं मिली। भारत के धार्मिक विचारों को पाश्चात्य देशों की नस नस में भर देने का यही समय है। विवेकानंद के द्वारा बोलने के 5 दशक बाद डॉक्टर दत्त को भी यह लगा। स्वतंत्र भारत का विश्व को देने के लिए एक संदेश है। देश काल की प्रबल क्रांति की मोड़ पर खड़ा है। अब वह एक निष्क्रिय सभ्यता के समान नहीं रहेगा। उसे याद रखना होगा कि भारतीयों में श्रेष्ठ बुद्ध ने एक समय संसार त्यागी युवा भारतीयों को कहा था, जाओ जाओ भिक्षुओं और इस महिमामय मत का प्रचार करो, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। डॉक्टर दत्त को जो सबसे अधिक मुग्ध करता था वह था उनका मौलिक समतावादी भाव। उन्हें लगा कि विवेकानंद के अनुयायियों ने भी इसकी उपेक्षा की। विवेकानंद ने उनसे पहले के और उनके बाद के किसी भी व्यक्ति से भी अधिक प्रत्यक्ष और प्रखर रूप से भारत के कठोर परिश्रमी श्रमिक वर्ग के शोषण की बात सामने रखी। डॉक्टर दत्त हमारे सामने विवेकानंद के उस आघात और रोष बोध को पूरे प्राबल्य के साथ रखते हैं। तुम ऊंची जाति वाले क्या जीवित हो, तुम लोग हो 10,000 वर्ष पीछे के मम्मी।
जिन्हें सचल शमशान कहकर तुम्हारे पूर्व पुरुषों ने घृणा की है। भारत में जो कुछ वर्तमान जीवन है वह उन्हीं में है और सचल शमशान हो तुम लोग। स्वप्न राज्य के आदमी हो तुम लोग। अब देर क्यों कर रहे हो? भूत भारत शरीर के रक्त मांसहीन कंकाल कुल तुम लोग क्यों नहीं जल्दी से धूलि में परिणत हो वायु में मिल जाते? तुम लोगों की अस्थि में अंगुलियों में पूर्व पुरुषों की संचित कुछ अमूल्य अंगूठी है। तुम्हारे दुर्गंधित शरीरों को भेंटती हुई पूर्व काल की बहुत सी रत्न पेटिकाएं सुरक्षित हैं। इतने दिनों तक उन्हें दे देने की सुविधा नहीं मिली। अब अंग्रेजी राज्य में अबाध विद्या चर्चा के दिनों में उन्हें उत्तराधिकारियों को दो। जितने शीघ्र दे सको दे दो। तुम लोग शून्य में विलीन हो जाओ और एक नवीन भारत निकल पड़े। विवेकानंद में भारत के श्रमिक वर्गों की जन्मजात दुख झेलकर भी बचे रहने की क्षमता के प्रति सच्ची श्रद्धा थी। भारत के हमेशा से पैरों तले कुचले हुए श्रमजीवियों, तुम लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। उन्होंने कहा था, वे जानते थे कि वह समय आ रहा है जब ये चिरंतन दुख कष्ट सहने वाले उठ खड़े होंगे और जगत को हिला देंगे। इन लोगों ने 77 वर्षों तक नीरव अत्याचार सहन किया है। उससे पाई है अपूर्व सहिष्णुता। सनातन दुख उठाया जिससे पाई है अटल जीवनी शक्ति। ये लोग मुट्ठी भर सत्तू खाकर जगत को उलट दे सकते हैं। आधी रोटी मिली तो तीनों लोकों में इनका तेज ना अटेगा। ये रक्त बीज के प्राणों से युक्त है। डॉक्टर दत्त के अनुसार श्रमिकों को केंद्र में रखकर एक नई सभ्यता को दृष्टि देने में विश्व इतिहास में स्वामी विवेकानंद का स्थान अग्रणी था। डॉक्टर दत्त कहते हैं, श्रमिक जनसाधारण के द्वारा निर्मित सभ्यता की सबसे पहली भविष्यवाणी स्वामी विवेकानंद ने 1900 के भी पहले की थी। क्या तब प्लेखानोव और लेनिन ने एक श्रमजीवी राष्ट्र जिसकी अपनी सभ्यता भी होगी का स्वप्न भी देखा था? क्या सन यात सेन ने इसका स्वप्न भी देखा था? ट्रोट्स्की ने कहा है कि लेनिन ने 1905 में श्रमजीवियों एवं कृषकों के लोकतांत्रिक अधिनायक तत्व डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट का तत्व परिकल्पित किया था। विवेकानंद ने यह भविष्यवाणी भी की थी कि रूस और चीन में श्रमिकों का विद्रोह होगा। डॉक्टर दत्त लिखते हैं कि विवेकानंद ने यह भविष्यवाणी भी की थी। एक समय ऐसा आएगा जब शूद्रत्व सहित शूद्रों का प्राधान्य होगा, अर्थात आजकल जिस प्रकार शूद्र जाति वैश्यत्व अथवा क्षत्रियत्व प्राप्त कर अपना बल दिखा रही है, उस प्रकार नहीं, वरन अपने शूद्रोचित धर्म कर्म सहित समाज में आधिपत्य प्राप्त करेगी। इस प्रकार डॉक्टर दत्त कहते हैं कि विवेकानंद ने श्रमजीवियों के नेतृत्व डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट की बात को बोल्शेविकों का नारा बनने में के काफी पहले पकड़ लिया था। किंतु डॉक्टर दत्त ने दुख से इस बात को कहा कि ये सारे आह्वान बहरे कानों पर पड़े। वे कहते हैं, सामंतवाद के पाश में जकड़े हुए भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग अपने श्रेणीगत भाव से निकलकर नहीं आ पाए और एक नई सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि नहीं रख पाए। दुख के स्वर में वे कहते हैं, स्वामी विवेकानंद इस अंधकार में भारत देश में काफी समय पहले ही आ गए। डॉक्टर दत्त और कहते हैं, एक ओर हम अमेरिकी और विदेश की आर्थिक पाश में फंसे हैं, तो दूसरी ओर सोवियत संघ से घनिष्ठता की। पर उन्हें यह लगता था कि विवेकानंद में बहुत बड़ा संसाधन है जो कि इस द्वंद्व की निष्पत्ति करने में सहायक होगा। निष्कर्ष स्वरूप डॉक्टर दत्त ने यह भी कहा, स्वामी विवेकानंद ना तो एक मार्क्सवादी थे और ना ही एक अर्थशास्त्री, पर उन्होंने अपनी भविष्य दृष्टि से समय की वो अवस्था देखी जिसमें भारत में जनसंधारण की संस्कृति पर आधारित एक जाति विहीन एवं श्रेणी विहीन समाज का निर्माण होगा, जिससे भारतीय लोगों का उत्थान होगा। इस नए भारत से ही प्राच्य और पाश्चात्य का समन्वय होगा, जैसा कि वे चाहते थे। यह अभी एक स्वप्न ही है, पर यह भारत में फलित क्यों नहीं हो सकता? भारत ने अपनी राष्ट्रीय क्षमता अतीत और वर्तमान दोनों में दिखाई है। उसी में हमारी आशा, भविष्य की वृद्धि और समृद्धि निर्भर करती है।
देश को स्वतंत्र भारत के परिप्रेक्ष्य में स्वामी विवेकानंद की कार्य योजना की ओर चिंतन करना चाहिए और भविष्य में उसे क्रियान्वित करना चाहिए। अंतिम कुछ वर्ष। डॉक्टर दत्त अपने बड़े भाई महेंद्रनाथ, जो उनसे 11 वर्ष बड़े थे, के साथ अपने पैतृक घर में कुछ और किराएदारों परिवारों के साथ रहते थे। उन दोनों का भोजन भी सामान्यतः किराएदार परिवारों से ही आया करता था। डॉक्टर दत्त ने स्वतंत्र भारत की सरकार से स्वतंत्रता सेनानी पेंशन को ठुकरा दिया। तब सेवा भाव, त्याग एवं बलिदान के गुण तीनों भाइयों में विद्यमान थे। अतः डॉक्टर दत्त ने भी नाम यश की चाह और अन्य जागतिक सुखों की भी कभी परवाह नहीं की। कोई पद और प्रतिष्ठा की तो बात ही नहीं आती थी। किसी रोग या अस्वस्थता के एक समय दोनों भाइयों के चाहने वाले लोग मदद का हाथ बढ़ा देते थे। महेंद्रनाथ 87 वर्ष की उम्र में 1956 में दिवंगत हुए, जब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एवं स्वनामधन्य चिकित्सक डॉक्टर विधान चंद्र राय स्वयं आकर उनकी चिकित्सा कर रहे थे। शिमुलिया के दत्त भाइयों में कनिष्ठ भूपेंद्र नाथ का प्रयाण 1961 में हुआ। विवेकानंद के समान वे भी एक समन्वयवादी रहे, जिन्होंने किसी विचार आधार जनित कारण में से कोई सरल बौद्धिक स्थान नहीं लिया। अपने ज्येष्ठ भाई की तरह ही उन्हें भी भारतीय सभ्यता में जो कुछ ऐतिहासिक रूप से श्रेयस्कर था, उसके प्रति सच्चा गर्वबोध था, किंतु उसके दोष एवं त्रुटियों को भी उन्होंने स्वीकारा और उसे दूर करने पर चिंतन किया। और निश्चित रूप से विवेकानंद की तरह ही उन्होंने कठिन परिश्रमी जन संधारण को अपने मानस पटल के केंद्र में इस आशा से रखा कि एक ऐसा समय आएगा जब उनके साथ न्याय होगा। देशभक्त तो वे थे ही, किंतु उनकी देशभक्ति निरंतर मननवादी थी एवं जनसाधारण पर केंद्रित थी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।